Hello everyone, welcome to your own channel Chemistry with Ankushi. So I hope you all are good. तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर पे वीडियो बनाया है, एक्सपेरिमेंट भी कराया है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि इसमें एक सडन रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है कि एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट का कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा स्किप हो जाए कि कोई लाइन ऐसी एनसीईआरटी में रह जाए जिससे वो नहीं कर पाए, उसको प्रॉब्लम आए क्वेश्चन करने में। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर से या लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आने की ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उस टाइम में थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर हमें नहीं पता होता, जो चीज़ हम अनइम्पॉर्टेंट सोचते हैं कई बार वही एग्ज़ाम में आ जाता है, वही क्वेश्चन। तो इसलिए हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। अगर हमने पूरे चैप्टर की तैयारी कर रखी है और अगर हमने वहीं से उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया और वो नहीं कर पाए, तो फिर लगता है कि चैप्टर फिर वेस्ट गई तैयारी हमारी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बार एक बुक से मैं क्विक रिवीजन लेना चाहती हूँ कि जिससे आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दी है वीडियो में, और उससे अलग भी मैं वीडियो बना दूँगी जो कोई टॉपिक रहते हैं। तो ज़्यादा इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम ऐसे ही रीड आउट कर रहे हैं बुक से। तो मेन पर्पस बुक से रीड आउट करने का वही है कि एनसीईआरटी में हमारा कोई भी लाइन ऐसे स्किप नहीं होनी चाहिए। तो अगर चैप्टर के बारे में बात करें तो क्लियरली आपको देख पा रहे होंगे सभी लाइन वगैरह। तो इसमें प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हैं, लाइक साल्ट है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है। तो ये सब क्या है, प्योर है, क्योंकि इनमें क्या है, एक जैसे पार्टिकल हैं। तो जैसे मिल्क है वो एक मिक्सचर है, वैसे तो मिल्क भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर फैट भी होता है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है, क्योंकि जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हों। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन एज अ साइंस की लैंग्वेज में हमें क्लियर होना चाहिए कि साइंस की लैंग्वेज में हम उस प्योर किसको बोलेंगे, जिसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसको हम बोलते हैं प्योर। लेकिन अपनी कॉमन लैंग्वेज में तो हम बोल देते हैं ना कि मिल्क प्योर जब है जब उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है, अदर देन मिल्क कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर हमने मिक्स नहीं कर रखी। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा अलग होता है कि जिसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तभी हम उसको प्योर बोलेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्स हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मिक्सचर। तो साइंस की डेफिनेशन में अगर आपके पास ऑप्शन आ जाएं कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, और उसमें ऑप्शन आ जाएं आपके मिल्क वहाँ पे गिवन हो, ठीक है, और ऑप्शन में आपका सपोज़ वहाँ पे सोडियम वहाँ पे गिवन हो, तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे। अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन मैं आपको लेके समझा रही हूँ। तो वहाँ पे आपको सोडियम टिक करना है, क्योंकि सोडियम में सिर्फ सोडियम के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन अगर आप मिल्क की बात करोगे तो मिल्क में क्या होंगे, प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाटर भी है, ठीक है, मिनरल्स भी हैं। तो वो सब क्या है, मिल्क क्या है, बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना हुआ है, उसके कंपोनेंट काफ़ी सारे हैं। तो मिल्क एक मिक्सचर है, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। तो ये वर्ड यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस का, कि जिसमें सेम काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस हो, प्योर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो। तो मिक्सचर का और प्योर का यहाँ पे आपको क्लियर करना है। आफ्टर दैट मिक्सचर क्या है, यह भी मैंने बताया है, जिसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज़ मिक्सचर। अभी वाटर के अंदर मैंने नमक डाल दिया, डिज़ोल्व किया, एक्टिविटी भी हमने किया था इस पर, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी इटसेल्फ में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। हम उसके पार्टिकल्स को, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेसेस से, लाइक सेपरेशन से हम सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। शुगर भी क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल हैं, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है।
सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉयल है, ये सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक एग्जांपल आ जाए तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, सॉयल भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर हमने नेचर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिक्सचर को हमने किस बेस पे हमने उसको डिवाइड किया है, तो मिक्सचर को डिवाइड करने का हमारा क्या बेस है कि उसमें कैसा नेचर है उसके कंपोनेंट का जिन्होंने मिक्सचर बनाया है, तो उसके बेस पे हमने क्या किया, उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है कि जिसमें क्लास ग्रुप को डिवाइड कर रखा है 3 ग्रुप में, क्लास को A B C and D 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें क्या किया है कि एक एक्टिविटी दे रखी है कि ग्रुप A के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक बीकर है, 50 ml का वाटर है उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक स्पैचुला भर के उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट पाउडर का ब्लू कलर होता है जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी 50 ml वाटर लिया और उसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया। ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, पोटाशियम परमैंगनेट लिया, कॉमन सॉल्ट भी लिया। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, देखो गिवन है यहाँ पे कि कॉमन सॉल्ट है ब्रैकेट में सोडियम क्लोराइड, तो ऐसी ऐसी माइनर चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl, और सोडियम क्लोराइड उसका कॉमन केमिकल नेम है। तो ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया, उन्होंने कई सारी चीज़ों का मिक्सचर लिया, मिक्स किया, उनको कॉपर सल्फेट लिया, पोटाशियम परमैंगनेट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, उनको मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना दिया। फिर उससे ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट किया गया, उसके कलर टेक्सचर को देखा गया। तो जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी के जो स्टूडेंट हैं, तो थ्रू आउट द मिक्सचर उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, उसमें एक जैसा ही कलर था पूरे सॉल्यूशन में। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मैंने एक्सपेरिमेंट करा रखा है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको एक्सपेरिमेंट का, जिसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है स्टूडेंट्स को, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे शुगर है, सॉल्ट है, जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस। फिर अगर कंपेयर करें सॉल्यूशन के कलर को 2 ग्रुप्स में, तो जो ग्रुप है जिसने कॉपर सल्फेट लिया था, तो जिसने 1 स्पैचुला लिया था कॉपर सल्फेट का, उसका कलर इतना डार्क नहीं होगा, लेकिन जिसने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया था ऑब्वियसली उसका कलर क्या होगा, ज़्यादा डार्क होगा, इंटेंसिटी कलर की ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों ही वो कैसे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन सिर्फ उसमें कंपोजिशन उनकी वेरी कर रही है, मतलब अमाउंट जो है वो अलग है, लेकिन हैं दोनों ही होमोजीनियस। जैसे आप अगर 1 चम्मच नमक डालते हो या 2 चम्मच नमक डाल दो एक बार, तो 2 चम्मच नमक डालने से क्या होगा, 2 स्पून नमक डालेंगे हम, तो सॉल्टी टेस्ट आएगा ज़्यादा, लेकिन मिक्सचर तो दोनों टाइम पे वो होमोजीनियस ही होगा, सिर्फ कंपोजिशन में चेंज आया। ग्रुप सी और जो ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने, उनका जो मिक्सचर बना वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि जिसमें अलग अलग चीज़ें लिए थे लेकिन वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ, उसमें किसी के अमाउंट कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कोई फिक्स नहीं है, ऐसा हर जगह से सेम नहीं आ रहा उसका कंपोजिशन, सो दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसके बाद है इसमें अभी आपको ये फिल्ट्रेशन का मेथड इसमें दिखा रखा है, तो फिल्ट्रेशन में फ़नल लिया है, उसमें फ़िल्टर कर रहे हैं। तो अगर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है, उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं उसके कंपोनेंट को, लेकिन होमोजीनियस के पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते। तो अभी हम कुछ साइज़ के बेस पे भी हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स सॉल्यूशन को, मिक्सचर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन में। तो उससे पहले यहाँ क्वेश्चन है गिवन, इनको भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस बोलेंगे।
और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होंगे? होमोजीनियस दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हेट्रोजीनियस दैट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं दैट सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हेट्रोजीनियस में सॉइल एंड वाटर, और होमोजीनियस को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, हेट्रोजीनियस को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से फिल्टर करके। आफ्टर दैट सॉल्यूशन के बारे में आता है। तो यहाँ पे जो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का मिक्सचर है, इट इज़ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। डेली लाइफ में हम जैसे नींबू पानी बनाते हैं, सोडा वाटर, ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो लिक्विड है, जैसे मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि लिक्विड ही हो, उसमें सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, गैस भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो जैसे एलॉय होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो एलॉयज़ क्या है, मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स का, या मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स को भी हम मिक्स कर देते हैं। तो क्या किया जाता है कि मेटल्स को, इनको मेल्ट किया जाता है, गरम करके उसको मेल्ट किया जाएगा, फिर उसको मिक्स करेंगे और आफ्टर दैट वो क्या हो जाएंगे, उनको कूल किया जाएगा। तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उसमें कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे ब्रास है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल डेफिनेटली कि ब्रास किसके कंपोनेंट क्या हैं। तो जो ब्रास जो एलॉय है वो जिंक और कॉपर से मिलके बना है। जिंक उसमें 30% है, कॉपर उसमें 70% है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। इसी तरह ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज को भी वो भी एलॉय है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अपना क्लियर रखना है। उसके बाद आता है, 1 मिनट, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में आता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, अदर देन एक सेकंड वाला होता है सॉल्वेंट हमारा। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, दूसरे कंपोनेंट को, और जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, दैट इज सोल्यूट। तो ये सब भी मैंने वीडियो में समझाया है आपको एक्सपेरिमेंट वाले में, कि जैसे शुगर और वाटर है तो शुगर उसमें सोल्यूट है, वाटर उसमें सॉल्वेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, एग्जाम्पल का सेकंड पॉइंट है, दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। 98% चांसेस क्वेश्चन के आने के कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, कि आयोडीन, इसमें आयोडीन की अमाउंट कम होती है, सोल्यूट इसमें आयोडीन होता है, और अल्कोहल इसमें सॉल्वेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करना है कि आयोडीन इसमें सॉलिड स्टेट में होता है, अल्कोहल लिक्विड में है, आयोडीन सोल्यूट है एंड अल्कोहल इसमें सॉल्वेंट है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन को बिल्कुल ध्यान से करना है। और उसके बाद और एग्जांपल है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे सोडा वाटर है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व की जाती है। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को ओपन करते हैं तो बबल्स नज़र आते हैं, तो वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, जो कि हाई प्रेशर पे उसको डिज़ोल्व किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट है, वाटर उसमें सॉल्वेंट है। सेम एयर भी मिक्सचर है। तो अभी यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एयर कैसा मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट की अमाउंट फिक्स होती है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, बाकी गैसेस भी हैं। तो ये क्लियर रखना है आपको कि एयर कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। अगर आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लीव कर दीजिएगा। उस डाउट को फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगी। उसके बाद आपका आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स जो होंगे वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होंगे, और उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं ऑब्जर्व कर सकते।
उसके बाद आता है इसमें कि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं उसको हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम उसको अनडिस्टर्ब भी रखें तो भी हम उनको सेपरेट, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है, होमोजीनियस है ये। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है डिपेंड करती है कि कितना हमने सॉल्यूट का अमाउंट लिया है सॉल्वेंट के अंदर, उस पर डिपेंड करती है। अगर हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर, इट कैन बी डाइल्यूट और इट कैन बी कंसनट्रेटेड और इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब ये जो मैंने 3 टर्म बोले हैं इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है कि हमने सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा ऐड कर दें उसमें, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हमने सोल्यूट की अमाउंट बढ़ा दी तो वो क्या होता जाएगा, वो कंसनट्रेटेड बनता जाएगा। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस लेवल पे वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो दे रखा है डेफिनेशन भी, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो थोड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है, तो आप, मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन, ओके, सो दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट वन डेफिनेशन आती है सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जो सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है, जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो हो सकता है हमने उसके अमाउंट मास में ली है, या हम उसको वॉल्यूम की टर्म्स में हम उसको समझ रहे हैं। तो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम अलग अलग मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले आता है मास बाय मास परसेंटेज। तो इसमें मास बाय मास परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों का मास लेना है, सोल्यूट का भी मास लिया है, सॉल्यूशन का भी मास लिया है, परसेंटेज है तो इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, और बाय वॉल्यूम है तो नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। परसेंटेज है तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और वीडियो डाउट के लिए मैं बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी उसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। कि सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस है, या मैं कह सकती हूँ कि ये हेट्रोजीनियस है। तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो स्टूडेंट्स ने बनाया था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, वो सस्पेंशन है, जिसमें जो सॉलिड्स हैं वो अलग से हमें दिखाई देते हैं लिक्विड में। तो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट आर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो अलग से उसमें अलग से हमें फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं बल्क में, और उनको हम नेकेड आई से ही देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट को भी स्कैटर करते हैं, हम लाइट के पाथ को अलग से इजीली देख सकते हैं। और अगर हम पार्टिकल्स को मीन्स उसको जो सस्पेंशन है उसको हम अनडिस्टर्ब रख दें तो उसके पार्टिकल क्या होगा कि बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जैसे पानी में अगर हम मिट्टी मिला देते हैं
तो कुछ टाइम बाद उसको रख दे तो मिट्टी क्या होगी, उसके बॉटम में सेटल हो जाएगी। तो वो क्या है कि सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है कि जिसमें क्या होगा कि बॉटम में पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। उसके बाद है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा और वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। इस बात पे पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है कि जब पार्टिकल्स, जब तक वो उसके अंदर इधर से उधर घूम रहे थे पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब, मतलब सेटल डाउन नहीं थे, तो उस टाइम पे वो लाइट को स्कैटर कर रहे थे। लेकिन अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए तो उसके बाद वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्या कंडीशन है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो डी ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बनाया था, उनसे जो वो था कोलॉइडल सॉल्यूशन था। कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है कि जिसमें पार्टिकल्स दिखते होमोजीनियस हैं लेकिन इन एक्चुअल वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि पार्टिकल्स का साइज़ इसमें स्मॉल होता है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। तो जो मिल्क है वो इसी का एग्जाम्पल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क, कि जिसमें हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। तो उसके बाद इसमें आता है एक मेन इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है टिंडल इफ़ेक्ट। कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होगा कि जिसमें स्कैटर करेंगे, बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, लाइट को स्कैटर करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स, दैट इज़ टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट को हम इसमें, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटर कर देंगे लाइट को, और उसको टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो जो एग्ज़ाम्पल है टिंडल इफ़ेक्ट का वो है कि स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है। तो ब्लू किस लिए नज़र आ रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो सनलाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर रहे हैं, दैट्स वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। तो वो टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट ये आपको नज़र आ रहा है, समर सीज़न में मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है ये एग्ज़ाम्पल, कि ईज़िली देखने को मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है और जब यहाँ पे पेड़ होते हैं हमारे इधर सराउंडिंग में रोड पे, तो वहाँ से जब लाइट आती है ना तो वो क्लियरली ऐसे नज़र आती है, तो वो भी टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जाम्पल है। तो उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पीड से करा रही हूँ, तो वो इसीलिए करा रही हूँ ताकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो उस वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड में आता है कि कोलॉइड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये पॉइंट गिवन नहीं है इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोलॉइड पार्टिकल्स छोटे हैं, ठीक है, काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, और कोलॉइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। आफ्टर दैट है कि हम इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। एक स्पेशल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद आता है, नेक्स्ट है कोलॉइडल पार्टिकल्स के कंपोनेंट हैं, दैट आर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और सॉल्वेंट लाइक जो कंपोनेंट है वो होगा हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। उसके बाद हमने कोलॉइड्स को क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग ग्रुप में हमने उसको कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, किसके बेस पर, डिस्पर्सिंग फेज़ की स्टेट के बेस पर और डिस्पर्सिंग मीडियम की स्टेट के बेस पर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इमल्शन क्या होते हैं।
तो इमल्शन जब डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड हो, डिस्पर्सिंग फेस भी लिक्विड हो, उसको हम बोलते हैं इमल्शन। एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम। एरोसोल से भी बनता है कि एरोसोल क्या होते हैं। एरोसोल में क्या है कि मीडियम गैस होगा, फेज लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। फोम में क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगा और फेज गैस होगा, उसको हम फोम बोलेंगे। सोल किसको बोलेंगे, सोल होता है कि लिक्विड तो मीडियम है और उसके अंदर जो फेज होगा वो हमारा सॉलिड होगा। और फोम हम सॉलिड मीडियम हो और फेज हमारा कैसा हो, गैस हो, तो भी उसको फोम बोलते हैं। जेल बोलते हैं जब हमारा मीडियम सॉलिड हो, फेज हमारा लिक्विड हो, और अगर दोनों ही सॉलिड हैं तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल। तो ये टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है, 1 मार्क्स में इजीली बन सकता है क्वेश्चन बिल्कुल। तो इनके एग्जाम्पल, टाइप और इसका मीडियम हमें बिल्कुल पक्के से करना है, इसको नहीं, यहाँ से टॉपिक को स्किप नहीं करना। उसके बाद आते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि कैसे हम अलग कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करें। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की गई है। तो आप छोटी क्लासेस में भी करते हैं कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम हैंड पिकिंग से, सीविंग से, फिल्ट्रेशन से, इन टेक्निक से हम उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल टेक्निक गिवन है इनको अलग करने के लिए, तो वो हम करेंगे इसमें। तो टेक्निक से जो क्वेश्चन आएगा वो उसको भी बिल्कुल ध्यान से करना, अभी हर एक टेक्निक को, हर एक मेथड को, कि अगर हमें कलर्ड कंपोनेंट को ब्लू ब्लैक इंक से अलग करना हो, मीन्स कि जो हमारी ब्लू ब्लैक कलर की जो डाई है, इंक है, उसमें से किसी दूसरे कलर को अलग करना हो, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। तो या फिर इसको हम कह सकते हैं कि हमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करना हो। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा कि जो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स सॉल्वेंट और सोल्यूट को अलग करना हो तो सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवापोरेशन, कि जो वोलेटाइल होगा वो एवापोरेट हो जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा जैसे सोल्यूट है वो उसके अंदर रह जाएगा, बीकर के अंदर ही रह जाएगा। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल है। तो आपको पता है उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं क्रीम फ्रॉम मिल्क को, ये स्पेशल एग्जांपल है। कोलॉइड पार्टिकल्स को अलग करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल होता है कि फ़िल्टर पेपर को भी वो पास कर जाएंगे, तो उनके लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ पर ये बेस है, कि जो डेंसर पार्टिकल हैं वो तो बॉटम में जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स टॉप पे आएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से गिवन है बुक में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है कि डेंसर पार्टिकल्स तो बॉटम में जाएंगे और हल्के पार्टिकल वो ऊपर आएंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो सेम उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो होता है, या फिर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करते हैं, या बटर को क्रीम से अलग करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में मान लो बटर फ्रॉम मिल्क ना आए, बटर फ्रॉम क्रीम ना आए, मिल्क से कि कैसे अलग करें, आ जाए कि ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, सो दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। उसके बाद आता है कि हम मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करें। अब इमिसिबल का मतलब होता है कि जिसमें बेटा कोई चीज़ें मिक्स नहीं होती, जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं है, दैट आर इमिसिबल। जैसे ऑयल और वाटर हैं तो उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, सो दैट आर इमिसिबल लिक्विड। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल में क्या है कि इसमें आपको अच्छे से क्लियरली गिवन है कि एक फ़नल है जिसमें वाटर लिया है, केरोसिन ऑयल लिया है और नीचे स्टॉप कॉक है। तो डेंसिटी अलग होने की वजह से, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, तो ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा।
तो जैसे ही हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो वाटर स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा बीकर में। ऊपर वाले में जैसे ही वो वाटर ख़त्म हो जाएगा, वाटर का लेवल, तो हम नॉब को दोबारा से बंद कर देंगे। तो ऑयल ऊपर रह जाएगा फनल के अंदर और नीचे अलग हमारा वाटर हो जाएगा। तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल मेथड यूज़ करेंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। उसके बाद आता है इसमें साल्ट और कैम्फर को कैसे अलग करेंगे। तो कैम्फर आपको पता है ये वोलेटाइल होता है, मीन्स जैसे ही गर्म करेंगे ना जल्दी डायरेक्टली एवापोरेट हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होता, सबलाइम होता है ये। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सब्लिमेशन के बारे में किया है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जिसमें हीट करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली गैसियस में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट आर सबलाइम सब्सटेंसेस। तो जो कैम्फर है या फिर जो घर में नॉर्मल हम जिसको वो बोलते हैं ना कि पूजा करते टाइम कपूर जलाते हैं जो, तो वो वही तो है। तो अगर हमें उसको अलग करना है सॉल्ट से, तो इसमें दिखा रखा है कि हमने ऊपर एक कॉटन प्लग लगाया है। कॉटन प्लग लगाने का पर्पज़ क्या है कि एवापोरेट होके वो बाहर ना जाए, तो ये यूज़ है कॉटन प्लग का। तो जैसे ही हमने इसको गर्म किया, यहाँ से जो वेपर्स है कैम्फर के वो एवापोरेट होंगे और अपने आप ही कूल होके इसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सॉलिडिफाइड कैम्फर लिख रखा है। तो जो वेपर्स हैं वो वहाँ पे जाके स्टिक हो गए हैं और सॉल्ट हमारा उसमें रह जाएगा चाइना डिश में। तो ये मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर सॉल्ट्स अगर मिक्स है अमोनियम क्लोराइड के साथ, नेफ्थलीन के साथ या एंथ्रासीन के साथ। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि अगर हमें कलर्स को अलग करना हो तो कलर नाम आ गया वहाँ पर, तो इसका मतलब हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे कि जैसे डाई है, ब्लैक इंक है, उसके अंदर काफ़ी सारे कलर हैं तो उसको हमें अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर, सो दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक यूज़ की जाएगी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक पेपर लिया जाता है, उसके ऊपर उस इंक का पैच लगाया जाता है और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको डिप करते हैं। उस लेवल तक डिप करते हैं जिस लेवल पे हमने उस इंक का स्पॉट लगाया है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज होगा और हमें जो कलर जितना उसमें सोल्यूबल है वो अलग अलग लेवल पे हमें वो अलग अलग कलर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमा 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 मीन्स क्या होता है, कलर। तो क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कलर। तो ये जो टेक्निक थी ये सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई थी, इसलिए इसका वर्ड क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। तो उसके बाद इसमें आता है और किस किस लिए यूज़ की जाती है, पिगमेंट्स फ्रॉम टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो ये इसकी यूजेस हैं। उसके बाद आता है कि हमें मिसिबल लिक्विड को अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सेपरेट। अभी देखो इमिसिबल तो सेपरेटिंग फनल से हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मिसिबल हैं जो आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं, अगर उनको सेपरेट करना है तो क्या करें। उसके लिए एक मेथड है दैट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम मेथड यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि वो लिक्विड मिसिबल तो हैं लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल होगा तो वेपर बनेंगे उसके। फिर उस वेपर को हम क्या करेंगे, एक चैम्बर में से पास करेंगे जहाँ पे कोल्ड वाटर चलता रहता है। तो वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें दूसरे कंटेनर में वहाँ पर क्या बनता जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में हमें वो वेपर्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप थर्मामीटर भी लिख रखा है। सो थर्मामीटर का क्या यूज़ है कि जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि भाई हमें इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो इतने टेम्परेचर पे जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी बॉयल हो जाएगा
और उसके वेपर्स ऑब्टेन होंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होके अलग बीकर में आते जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट द टू मिसिबल कंपोनेंट। तो डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। एसीटोन जल्दी वेपराइज हो जाएगा और ये उधर जाके कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बिल्कुल सेम है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है इसमें। वो क्या है कि इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसमें ये ग्लास की बीड्स होती हैं, ठीक है, गोलियां सी होती हैं ग्लास की। तो ये मेथड कब यूज़ किया जाएगा? अगर हमें दो मिसिबल लिक्विड को अलग करना है और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ किया जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है तो हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आफ्टर दैट आता है हमारा इसमें कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है यहाँ पे, कि वो उसको कूलिंग करता है। वो एयर पहले यहाँ से पास होंगे वेपर्स, तो वो कूल होंगे, कंडेंस हो जाएंगे उसके बाद, और हमें अलग बीकर में वो मिलते जाएंगे। अगर गैसेस को एयर से अलग करना हो तो हम क्या करते हैं? ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बनता है क्वेश्चन, कि टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ कर दो तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, तो वो लिक्विड वाले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ वी कैन ऑब्टेन गैसेस फ्रॉम एयर, कि इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो गैसेस को कंप्रेस करके, कूल करके, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर हम गैसेस को लिक्विफाई करेंगे तो हमें क्या कंडीशंस रखनी है? प्रेशर इंक्रीज़ करना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। तो फिर उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हम उनको अलाउ करेंगे, पास कराएंगे, और उससे हमें अलग अलग हाइट पे क्या मिल जाएंगी? अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट गैसेस का अलग अलग है। टेबल में गिवन भी है, ऑक्सीजन का -183, आर्गन -186, नाइट्रोजन -196। तो ये हमारा मेथड है इसमें। उसके बाद आता है यहाँ पे ये चैम्बर भी दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि पहले क्या किया, एयर प्रेशर इंक्रीज़ किया है, एयर आ रही है, फिर प्रेशर इंक्रीज़ किया, हॉट एयर थी, फिर वहाँ से कोल्ड वाटर गया है तो वो एयर कूल हो गई, फिर वहाँ पे हमें अलग अलग चैम्बर में अलग अलग एयर सेपरेट होके मिल रही है। उसके बाद है कि हम प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से अलग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सॉरी क्यों नहीं, कैसे करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से अलग करने के लिए। तो जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है इसमें हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, गर्म किया जाएगा उस सॉल्ट को और उसमें हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है जिसमें इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। तो एक जनरल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता था कि क्रिस्टलाइजेशन एवापोरेशन से बेटर कैसे है या क्यों है? क्योंकि एवापोरेशन में जब हम गर्म करते हैं ना तो मिक्सचर ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, तो इस ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है और इम्प्योरिटीज़ उसमें फिल्ट्रेशन के बाद भी रह जाती थी। तो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं और प्योर मिलते हैं हमें। उसके बाद आता है इसमें कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है कि प्योरीफिकेशन ऑफ सी वाटर। देखो अब अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि एवापोरेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, लेकिन इन एक्चुअल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है सी वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए, प्योर करने के लिए उसको, और क्रिस्टल्स ऑफ एलम को अलग करने के लिए इम्प्योर सैंपल से। एलम क्या होता है? फिटकरी बोलते हैं कॉमनली, जो ये सैलून वाले रखते हैं, या फिर हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। जैसे शेविंग कराते हैं तो उस टाइम पे अगर कट लग जाए तो उस टाइम पे क्या करते हैं, बार्बर वहाँ पे फिटकरी यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है वो वहाँ पे रुक जाए, क्लॉट हो जाए।
तो ये मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद वाटर प्योरीफिकेशन का दिखा रखा है कि जैसे जो हमारे घर में जो पानी आता है वो कैसे प्योरीफाई होके आता है, कि सेडिमेंटेशन टैंक में पास होता है। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट लोडिंग टैंक है। लोडिंग टैंक में क्या होगा कि यहाँ पर फिटकरी डाली जाती है, अलम डाली जाती है। वो क्या करेगी, जो पार्टिकल्स बॉटम में सेटल नहीं हो पाए, जो पार्टिकल हल्के थे, जो वाटर के अंदर अभी भी फ्लोट कर रहे थे, तो वो क्या करेगी, उसको हैवी कर देगी, उन पार्टिकल्स को कोएगुलेट करेगी, उनको इकट्ठा करके बॉटम में सेटल करने में हेल्प करेगी। फिर वो वाटर नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा, जहाँ पे वाटर है, ग्रेवल है, बाकी चीज़ें हैं। तो वहाँ से जब वाटर पास होगा तो अगर उसमें स्टिल कोई इम्प्योरिटी है तो वहीं पे रह जाएंगे कोई पार्टिकल्स। लास्ट में वो उसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाएगी। क्लोरीन क्यों ऐड की गई, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और उसके बाद वो वाटर हमारे घर में आता है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर होने वाला है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जिसमें हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, लाइक हार्डनेस, कलर, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी। ठीक है, तो कुछ एक जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो जाएंगी तो दैट इज़ फिज़िकल चेंजेस। अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि अगर वाटर को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है तो क्या होगा, वो उसमें फ़िज़िकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो फिज़िकल चेंज है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है या रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स है, रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, वो क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज होता है, ये याद रखना बिल्कुल, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है वो सब्सटेंस। तो फिज़िकल चेंज में कोई रिएक्शन नहीं होती है, केमिकल चेंज में रिएक्शन होती है। तो और बर्निंग, जैसे कैंडल का बर्निंग है तो उसमें दोनों चेंजेस हैं, फिज़िकल भी हैं, केमिकल भी हैं। क्योंकि अगर बर्निंग ऑफ कैंडल है तो वहाँ रिएक्शन हो रही है तो वो केमिकल चेंज है, लेकिन साथ साथ वो फिज़िकल है, क्योंकि जो वैक्स मेल्ट हो गया हमें वापस नीचे मिल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या है, वहाँ पर फिज़िकल चेंज भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में फिज़िकल और केमिकल आता है बर्निंग ऑफ कैंडल में, तो आप केमिकल पर ही टिक करना, और अगर बोथ आता है तो आप बोथ पे जाना, फिज़िकल केमिकल का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब एलिमेंट्स कंपाउंड्स के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें इसको अच्छे से कराया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। रॉबर्ट बॉयल थे जिन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म यूज़ किया था 1661 में एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है कि एलिमेंट्स उन्होंने बोला था कि बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको हम और ज़्यादा सिंपल ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसको डिवाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। ठीक है, मेटल्स जो शाइनी होते हैं, सिल्वरी या गोल्डन कलर के होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मीन्स जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम, वो मैलिएबल भी होते हैं जिसमें हम उसको थिन शीट्स बना सकते हैं। सोनरस होते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब है जिसमें, जैसे एक मरकरी है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो और भी एक्सेप्शन होते हैं जहाँ ज़्यादा गिवन नहीं है, तो वो भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉन मेटल्स के ज़्यादा अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन लस्ट्रस होते हैं, सोनरस भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते। उसके बाद यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ इस टॉपिक को, तो आप उस वीडियो से इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड्स क्या है, जब एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उसको वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस है कि मिक्सचर में कोई ऐसा रेशियो फिक्स नहीं है, लेकिन कंपाउंड में फिक्स है। मिक्सचर में वेरी कर सकती है रेशियो, लेकिन कंपाउंड में फिक्स रहेगी। मिक्सचर में उसी के कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कंपाउंड में क्या होती हैं, जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती हैं। लाइक वाटर बनता है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से,
ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करती है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, लेकिन वाटर तो क्या करता है, आग को बुझाता है। तो इसलिए जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन मिक्सचर में उसके कंपोनेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमने पानी के अंदर शुगर मिक्स कर दिया तो पानी ऑब्वियसली मीठा होगा, क्योंकि उसमें शुगर का टेस्ट आएगा, पानी का टेस्ट आएगा। मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम सिंपल फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें अलग से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये चैप्टर के बारे में था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालती हूँ, वो आप लिंक से वो दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको रियली अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।